बंगाली मिठाई की पहचान देश भर में जिससे होती है, उसके सुख का भोग शायद ही किसी ने ना किया हो। रसगुल्ला, ये नाम सुनते ही उसके मीठे, मुंह में पिघलने वाले अनोखे स्वाद का स्मरण हो जाता है। पेश है रसगुल्ला इतिहास की थाली से। केवल 2 से 3 सामग्री से रसगुल्ला बनता है, मुख्य तौर पर छेना और चीनी। दूध फटने से पनीर बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से छेना बनता है। बस फर्क ये कि छेना से पूरी नमी नहीं निकालते। छेना को गूंथकर नरम बनाते हैं, उसमें थोड़ा आटा मिलाते हैं और गोल आकार देकर उसे चाशनी में उबालते हैं। हड़बड़ाइए नहीं, बस यही रसगुल्ला है, खाने और खिलाने को तैयार है। विश्वास करना मुश्किल है, पर कायनात में एक ऐसा अंधकार युग भी था जब रसगुल्ले का अस्तित्व ही नहीं था। 1868 ईस्वी से पहले लोगों ने इसके बिना अपनी पूरी जिंदगियां कैसे गुजार दी, इस भयानक अवस्था का विचार ना ही करना बेहतर है। चीन के माख्वान 1431 ईस्वी में जब भारत में पधारे थे, बंगाल की मिठाइयों की भरमार के बारे में लिखने से चूके ना थे। चंदी मंगल काव्य और 16वीं सदी के अन्य साहित्य में भी खीर, रबड़ी, जलेबी, मोदक और संदेश ने अपना स्वाद छोड़ा है। निश्चित ही इस समय डायबिटीज ने भी अपने होने के एहसास का खूब सुख उठाया होगा। 16वीं और 17वीं सदी में वार्थीमा, बारबोसा, सीजर फ्रेडरिक जैसे यूरोपीय यात्रियों के अनुसार बंगाल में हर तरह के खाने के पदार्थों की भरमार थी। चाहे धान्य हो, चीनी या फिर मसाले, हर चीज की आसानी से उपलब्धि थी। जाहिर है उनके मुताबिक रहने के लिए बंगाल कमाल की जगह थी। 1600 ईस्वी में फ्रेंच यात्री और चिकित्सक बर्नियर का भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा था। विविध किस्म की सब्जियां, गोश्त इत्यादि की प्रचुरता देख उन्होंने भी अपने लेखों में बंगाल के उपजाऊपन की खूब प्रशंसा की थी। लेकिन भाई हम कुछ भूले तो नहीं? कुछ गोल, कुछ सफेद, कुछ रस से भरी रसगुल्ले का जिक्र तो इसमें है ही नहीं। कारण ये कि रसगुल्ला बनाने की सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं थी। आर्यवंशी गौ माता को पावन मानते थे, इसीलिए उससे प्राप्त होने वाला दूध भी पवित्र था। लिहाजा दूध का फटना अपशगुन माना जाता था और ऐसा जानबूझकर होने देना बिल्कुल भी मान्य नहीं था। सन 1498 में वास्को ड गामा के भारत आगमन और पुर्तगालियों का सन 1511 में मलक्का की विजय के बाद उनके व्यापारी समुद्री मार्ग से नियमित बंगाल आने जाने लगे। सन 1528 में पुर्तगालियों ने चिट्टगोंग में कारखाने बनाने शुरू किए। धीरे धीरे यहाँ पुर्तगाली और यूरेशियन समुदाय की 5000 से ज्यादा की आबादी हो गई और पुर्तगालियों को पनीर से बेहद लगाव था। इसी कारण छेना को भी उभरने का मौका मिला और धीरे धीरे पुर्तगालियों की पनीर की चाह के आगे भारतीय लोगों को दूध के फटने से जो आपत्ति थी, उसे ढलना पड़ा। बंगाल में हलवाई को मोइरा कहते हैं। छेना के आने से इनको नई मिठाइयों के परीक्षण के लिए तत्व मिला और छेना से जब मिठाई बननी शुरू हुई, हलवाइयों के बीच एक प्रतियोगिता सी चल पड़ी और उन्होंने अपनी कलाकृति से बेहतर एक मिठाई की रचना की। जहां सत्यजीत रे ने फिल्मों से और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं से बंगाल को गर्व और नाम दिलाया, वहीं नोबिन चंद्र दास ने रसगुल्ले से बंगाल को प्रसिद्धि की मिठास पहले ही चखाई थी। नोबिन चंद्र दास एक मोइरा थे, जिन्होंने बाग बाजार में नई दुकान खोली और 1868 ईस्वी में छेना के गोलों को चाशनी में उबालकर रसगुल्ले का आविष्कार किया। फिर एक बात समझ नहीं आई, बिना हसीनाओं के प्रचार से, न टीवी न रेडियो के इस्तेमाल से इस मिठाई ने अपनी महिमा कैसे फैलाई? हुआ यूं कि एक दिन एक अमीर मारवाड़ी व्यापारी भगवान दास बागला और उसका परिवार अपनी घोड़ा गाड़ी में नोबिन चंद्र दास की दुकान के आगे रुके। उनमें से एक बच्चे को लगी थी प्यास। अब जिनकी रगों में चाशनी हो, खातिरदारी तो जींस में होगी ही। मेहमान नवाजी की आग केवल पानी से कैसे बुझे? एक रसगुल्ला तो बनता है। बच्चे को रसगुल्ला खाते देख भगवान दास से रहा न गया और उन्होंने भी एक की फरमाइश की। रसगुल्ले को जब चख खाया, व्यापारी फूले न समाया। यकायक डिब्बे पे डिब्बे पैक करवाए ताकि दूसरे भी इसका लुत्फ उठा पाएं। अब होनी को कौन टाल सके है, फेम और नेम रसगुल्ले के तब से सके हैं। तो ये थी कहानी रसगुल्ले की। बंगाली इस पे अधिकार जमाते हैं, पर ऐसे विचार दुनिया को नहीं सताते हैं। रसगुल्ले जहाँ से भी आए, जितने भी आए, थोड़े कम हमेशा लग जाते हैं। अब दुनिया में जंग छिड़ जाए या बाढ़ आ जाए, हर दुख का एक सुख है उपाय। तो बस रसगुल्ले को मुंह से लगाएं, जीवन आनंदमय बनाएं।
Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.